गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अवनीश कुमार सिंह आज फिर से आप लोगों के सामने कक्षा 11 का वितान भाग 1 से आलो आधारित चैप्टर का पहला भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले आप राजस्थान की रजत बूदे चैप्टर देखें। आलो आधारित लाइफ कम लेस ऑर्डिनरी, अंधेरे से प्रकाश की तरफ आना। बेबी हलदार की लिखी यह आत्मकथा। तो बेबी हलदार, जिनके बारे में आप लोगों को हम बता दें, एक साधारण घरेलू नौकरानी है। ये एक साधारण घरेलू नौकरानी है जिनका जन्म सन 1973 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में हुआ था। जब ये 4 महीने की थी, नहीं 4 साल की थी, तो इनकी माँ ने इन्हें छोड़ दिया था। जो इनकी अपनी माँ थी वो इन्हें छोड़ दी थी। उसके बाद इनके पिता माँ ने इनको छोड़ा क्यों? क्योंकि उनके पिता शराबी थे, इसलिए छोड़ दिया। उसके बाद उसके पिताजी, जो एक पूर्व सैनिक, एक ड्राइवर और पूर्व सैनिक थे, सेना में गाड़ी चलाते थे, लेकिन इतने पियक्कड़ थे कि उन्होंने दूसरी शादी की और उस सौतेली माँ के साथ इन्हें रहना पड़ा। वो कश्मीर से फिर मुर्शिदाबाद और पश्चिम बंगाल, अंत में पश्चिम बंगाल चली गई। तो शराबी पिता होने के कारण शिक्षा भी ढंग से नहीं पढ़ती थी, फिर नहीं पढ़ती थी, तो क्लास 6 तक ही पढ़ पाई। उसके बाद 13 साल की अवस्था में उसका शादी कर दिया गया उस आदमी से जो इससे उम्र में 14 साल बड़ा था। और 12 साल की उम्र में ही, और साल भर में एक बच्चा, फिर 2 साल में ही 2-3 बच्चे हो गए। और उसका पति भी शराबी निकला, मारता पीटता था, और उसकी बहन का ही उसने गला दबाकर हत्या कर दिया। बेबी हलदार की बहन का है। ये उससे जान छुड़ा करके अलग रहने लगी और घरेलू नौकरानी का काम करने लगी। 1999 में 25 साल की अवस्था में ये अपने पति से पीछा छुड़ा करके ट्रेन पकड़कर तीनों बच्चों को लेकर के दिल्ली चली आई। गुड़गांव में अभी रहती हैं। अब वहाँ एकल माता पिता के रूप में अपने बच्चों का पालन पोषण करने लगी। बच्चों का पालन पोषण करती कैसे भाई? तो घरेलू नौकरानी के रूप में काम करके। 3 बच्चे, सुबोध, तापस और प्रिया, एक बेटी। काम करते हुए इनका सामना एक ऐसे सज्जन से पड़ा जिन्होंने इनकी लाइफ ही बदल दी। सेवानिवृत्त नृविज्ञान प्रोफेसर प्रबोध कुमार से, और प्रख्यात हिंदी साहित्यकार विशाल, जो मुंशी प्रेमचंद के पोते। उन दोनों लोगों ने मिलकर इनके जीवन ही बदल दिया।
इन्हें पढ़ने लिखने की तरफ प्रेरित किया, लिखने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे लोगों का जैसे तस्लीमा नसरीन खुद एक तंगहाली में जीवन गुजारते हुए कैसे उन्होंने एक लेखिका, प्रख्यात लेखिका बनी, उसका उदाहरण देते हुए उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया। उसी की कहानी यहाँ पर है कि किस प्रकार वो लिखने के लिए प्रेरित हुई, कौन कौन सी समस्याएं झेल करके वो आज इतना विख्यात हुई हैं, उसका वर्णन इसमें किया गया है। कहती कि मैं अब अपने किराए के घर में थी, यानी पति का घर छोड़ करके दिल्ली आ गई और वहाँ किराया का रूम लेकर के, पहले कुछ दिन भाइयों एक साथ रही, फिर किराया का रूम लेकर के रहने लगी। सब समय सोचती रहती कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। भाई सब छोड़ छाड़ के तो चलिए, किराए के रूम में यहाँ सब कुछ आपको खरीदना है और खरीदेंगे पैसा से ही, पैसा काम करने से मिलेगा, और काम नहीं मिला तो ये बच्चों को क्या खिलाएंगी, क्या पहनाएंगी, मकान का किराया कैसे देंगे, कैसे पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। खुद घर घर जाकर के काम ढूंढती कि कहीं कि आपके घर नौकरानी की ज़रूरत है, आपके घर घरेलू काम करने वाली औरत की ज़रूरत है। और जो भी इसके जानने वाले लोग थे पास पड़ोस के, उनसे भी कह रहा था कि अगर किसी को काम करने वाली बाई की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे यह चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा। भाई पहला महीना तो मैंने दे दिए, फिर दूसरा महीना जैसे ख़त्म होगा तो इस मकान का किराया भी देना होगा। वो कहाँ से, अगर काम नहीं मिला तो। काम के साथ साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह हुए जा रहे थे और काम कहीं नहीं मिल रहा था। यह जो मकान था वो थोड़ा सा महंगा था, तो काम ढूंढ रही थी, उसके साथ साथ वो दूसरा सस्ता मकान भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह लगभग बीत गया, 8-10 दिन, 10-12 दिन मिल गया, बीत गया, लेकिन काम कहीं नहीं मिला था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? इत्यादि प्रकार के क्वेश्चन। एक अगर अकेली महिला कि अगर बच्चों के साथ रहे तो समाज, ये जमाना उसे किस प्रकार से प्रश्न करेगा, क्या क्या पूछेगा, यह इसमें दिखाया गया है। पास पड़ोस वाले, औरतें ही, महिलाएं ही उसका ज़्यादा दुश्मन हो जाती हैं। अरे तुम अकेले रहती हो, तुम्हारा पति क्या कहाँ रहता है? तो बताती कि नहीं वो बंगाल रहता है। वहाँ क्या करता है? तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है? छोड़ दिया है क्या तुमको? तुम यहाँ क्या अकेले रह पाओगी? तुम्हारा पति तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहता है? इत्यादि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि जिसको सुन करके उनके पास खड़े होने की इनकी इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बच्चों को साथ ले में उसी समय काम खोजने निकल पड़ते, किसी से बात नहीं करती। अगर किसी से बात करते हैं, जैसे ही वहाँ तो लोग पकड़ पकड़ के इसको, सुनो सुनो सुनो, क्या करती हो? कहाँ रहती हो? अकेले रहती हो? पति क्या करता है? क्यों नहीं तुम्हारे साथ रहता है? तो ये लोगों से कट करके अपने बच्चों को लेकर के चली जाती काम ढूंढने। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तो फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती। जब आती फिर वही किस्सा, वही काम। फिर क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई कोई मुंह से आवाज निकाल कहती, मिल जाएगा। जैसे नहीं औरतें हैं,
काम मिला बहिनी? नहीं मिला? आहा, चलो कोई बात नहीं, मिल जाएगा, ढूंढती रहो। इधर उधर ढूंढने ढाड़ने से मिल ही जाएगा। सांत्वना देती कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाता है, काम क्या है, यहाँ वहाँ ढूंढोगे मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती थी कि ये उनकी बातों को नहीं सुनती थी, ध्यान नहीं देती थी। अगर ध्यान देती तो ये कुछ कर नहीं पाती, और बच्चों की बातें करने लगती। मेम साहब की कोठी के सामने की एक कोठी में सुनील नाम का 32 साल का एक युवक मोटर चलाता था, जिस घर में एक काम करती थी। जाना तो उसी घर के सामने एक सुनील नाम का लड़का था 30-32 साल का, जो कि गाड़ी चलाता था। वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। उससे जानता था, आते जाते मुलाकात हुई थी, तो उससे भी कहा कि अगर कहीं काम मिले किसी घर में, तुम गाड़ी चलाते हो भाई साहब, लोग यहाँ आते जाते हो, तो मुझे ज़रूर बताना। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती जिस कोठी में पहले काम करती थी? कि तुम क्या उस कोठी में अब काम नहीं करती? मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए। जहाँ काम करती थी वहाँ 1.5 सप्ताह पहले ही काम छोड़ दी थी। अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। कि भाई जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ तो 1.5 सप्ताह पहले ही मैं काम छोड़ दिए, और अभी तक कोई काम नहीं मिला है। तो सुनील ने कहा, ठीक है, अगर मुझे कोई काम पता चलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला? कहे 1 दिन हुआ था उससे मिलने के बाद। दोपहर में घर में ही बच्चों को खाना पीना खिला पिला करके सो रही थी उनके साथ, क्या आया और पूछा, क्या काम मिला? मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ? तो वह बोला, काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं वहाँ कर लेना। भाई, एक अकेली औरत कोई ऐसे कहता है तो उसे डर भी लगता है। कहता है कि चलो काम करना है। तो पूछी, कहाँ जाना है? कहता है, काम करना है तो तुम चलो मेरे साथ, बाकी बातें वहीं कर लेना। उसकी बात सुन मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई तो उस घर के साहब बाहर आए। गई डोरबेल बजाया, सुनील जो मालिक थे घर के वो बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूं। उन्हें काम वाली की जरूरत थी। उन्होंने कहा, कोई भाई सही लड़की मिले तो आप काम के लिए बताना। तो कहा, सर आपने कहा था इसलिए मैं इसे ले आया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो? मैं बोली, हाँ, क्योंकि वो भी प्रबोध कुमार एक बंगाली थे तो उन्हें बंगाली लड़की चाहिए थी काम करने के लिए। इसके बाद काम के बारे में बात हुई। उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है उसे मैं 800 रुपये देता हूँ। कहा, भाई देखो, जो औरत यहाँ काम करती थी उसको मैं 800 रुपये देता था। तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर बताऊंगा।
तुम्हें कितना दिया जाएगा, 800 दिया जाएगा या उससे कम दिया जाएगा या उससे अधिक दिया जाएगा, वो तुम्हारा काम देखने के बाद ही बताऊंगा। मैं बोली ठीक है, यहाँ कितने बजे आने से ठीक होगा? तय हो गया। तो बोली कि कितने बजे मैं आऊँ कि आपको सही रहेगा काम करने में? उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। कहा कि तुम भाई जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं सुबह उठ जाता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आऊँगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा वह पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। कहे भाई सुबह मुझे बच्चों को भी खाना वाना बनाना होगा, इसलिए मैं पहले उनको बना के तो 6-7 बजे तक मैं आ जाऊँगी। जब चलने लगी तो इसे लगा कि वो कुछ कहना चाहते हैं पैसे के बारे में, तनख्वाह के बारे में। सुनील जाने को हुआ तो उससे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा। सुनील भी चलने लगा मेरे साथ। मैंने कहा कि रुक जाओ, शायद उससे पैसे से बात करते। वो बोला तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। सुनील जा रहा था, कहा रुको भाई मैं बातचीत करूँ। तो कहा कि जरा तुम बात कर लेना, मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कहा कल से तुम काम पर आ जाओ। वो सोची कि शायद सुनील रहेगा तो कुछ पैसे से बात हो जाएगा। वो नहीं रहा, चला गया। पैसे की बात कोई नहीं हुई। तो फिर हुआ कि ठीक है तुम कल सुबह काम पर आ जाना। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाते देखा। जब सुबह सुबह आई तो देखी कि एक औरत 35-40 साल की औरत विधवा थी, उस घर में काम करने के लिए जा रही थी। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वह भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। पहले तो वो गई, फिर जब ये आई तो देखा इन्होंने कि ये आ गई है, तो जा करके उसको काम करने से मना कर दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दी। बाहर आते ही गालियां देना शुरू कर दिया कि तुम ही निकलवाई हो, तुम्हारे वजह से ही मेरी नौकरी गई है, हैं? मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती। यदि मैं जानती होती कि यहाँ पहले से ही कोई काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। तो भाई देखो मुझे कुछ पता नहीं था। अगर मुझे पता होता कि कोई पहले से यहाँ काम कर रहा है तो मैं नहीं आती। मुझसे कहने से कोई भी लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। कहा कि भाई मुझसे कहने से क्या फायदा, मुझे गाली देने से क्या फायदा, मुझसे झगड़ा करने से क्या फायदा। तुम जाकर साहब से ही कह दो कि भाई वो इस तरह से काम नहीं करेगी, तैयार नहीं है। इससे कहा बेबी हलदार से कहा कि तुम ही जाकर कर दो कि मैं इस तरह से काम घर में नहीं करूँगी, एक है तो मैं झगड़ा कर काम नहीं करूँगी। लेकिन ये क्यों कहती, भाई इसको भी ज़रूरत है काम करने का, काम ज़रूरत है इससे पैसे की। तो इसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते वो चली गई। मतलब कि बोलते बोलते बड़बड़ाते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गए और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा क्या नहीं करना होगा। ले गए भीतर सब कुछ कि किचन ये है, बाथरूम ये है, स्टोर रूम ये है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या छूना है क्या नहीं छूना है। बस उस दिन से मैं अपने मन से खाना वाना बनाकर टेबल पर रख कर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। वो आती पूरा साफ सफाई से खाना वाना बनाकर टेबल पर ढक करके रख देती। सभी देख बड़ा जल्दी कर देती है, बड़ा बढ़िया खाना काम करती है। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो।
बोला भाई इतना बढ़िया से काम और इतने कम समय में तुम कैसे कर लेती हो, कहाँ से तुमने सब सीखा। मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से अभ्यास है। मैं प्रताड़ित है, सौतेली माँ के यहाँ रही, अपनी माँ छोड़ दी, शराबी पिता शराबी पति, तो बचपन से ही खाना बनाने के अभ्यस्त है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका, क्योंकि बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। तो पिताजी भी साथ में अक्सर नहीं रहते थे, तो मुझे खाना बनाना पड़ा बचपन से ही, तो इसलिए मुझे अभ्यास है। ठीक है, अब आज के वीडियो में इतना ही। अगला भाग अगले वीडियो में लेकर के आएंगे हम। तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर इस वीडियो में कोई असुविधा हो, कोई समस्या हो, तो आप हमें कमेंट करके या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।